हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम रिवाइज कर रहे थे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फू। इस चैप्टर को हम रिवाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमारे पास आते हैं वो क्या क्या आते हैं। तो अभी तक हमने समझा है इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में आपके पास अलग अलग कैटेगरी आई है, जिसमें आपने बात की है बैक्टीरिया की, ठीक है, या अलग अलग टाइप के आपके पास बैक्टीरिया आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। आपने कहा स्पेरिकल होते हैं, रॉड शेप जिन्हें बेसिलाई कहते हैं, स्पाइरल होते हैं, विब्रियो होता है जो कॉमा शेप्ड होता है। ये कुछ आपने बात की है सेल, और आपने बात की है थोड़ा सा सेल ऑर्गेनली, और आपने बात की है थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने बात की है फंजाई के बारे में, जिसे आप कवक कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोजोआ आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एल्गी। अब ये सारे अभी तक हैं अलग अलग कैटेगरी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसमें कुछ यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ को आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, जैसे शैवाल के कई सारे शैवाल आप क्या देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, ठीक है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अलावा एक और हमारे पास क्रिएचर आता है, जिसे हमने वायरस कहा था। वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है, हमने कहा बीच की कड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वायरस है ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, और मोस्टली हम इसे देखते हैं हार्मफुल इम्पैक्ट इसके देखते हैं। अगर हम बेनिफिट इसके देखें तो बेनिफिट्स में हमने एज अ वेक्टर इसे यहाँ पर देखा है कि क्या करता है, एज अ वेक्टर यहाँ पर काम आता है। क्या होते हैं वेक्टर, जो वाहक का काम करते हैं। इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर बात की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी जगह रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव और हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों तरीके से हमारी लाइफ में इंक्लूड रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमें फायदा दे रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, और उनके यूज जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो हमें नुकसान देते हैं, हार्मफुल इफेक्ट हम उनके पड़ते हैं। तो दोनों टाइप के आप क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे, ठीक है। हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे यूज से, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बेनिफिट्स हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले जो हमने यूज देखा है वो यहाँ पर है कि कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने कहा एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, या लैक्टोबैसिलस। तीनों नाम एक ही के हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड LAB, तीनों नाम एक ही के हैं। आपके पास क्वेश्चन कहीं से किसी भी नाम से आ सकता है, ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास बेनिफिट्स आते हैं, या फिर आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स आते हैं, MCQs आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कर्ड के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, आपने कहा कि एल्गी है यहाँ पे, या प्रोटोजोन से। आपने कहा यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है। या नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास दिए जाते हैं। आपने कहा कर्ड फॉर्मेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन में ये है, दही निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या है आवश्यक दही निर्माण के लिए। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर LAB, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर एल्गी, ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पर बोथ A एंड B, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिखती हूँ। आपने कहा दही निर्माण के लिए आवश्यक है ऑप्शन सेम है LAB, बी है लैक्टो
बैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस को आप हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे। सी हमने बोला ईस्ट है, ईस्ट को भी आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे ईस्ट, ठीक है। और डी हमने बोला शैवाल, एल्गी या शैवाल, या चलो डी चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस ही इतना है। डी आपको बोला ये है बोथ ए एंड बी, यानी कि आपसे पूछेगी कि दही निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, आपने कहा LAB है, लैक्टोबैसिलस है, ईस्ट है, या बोथ ए एंड बी है, यानी कि ए भी इंपॉर्टेंट है एंड बी भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। तो हमने अभी क्या बात की है, हमने कहा दही निर्माण के लिए आवश्यक है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, या बैक्टीरिया का नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दोनों क्या है, हमने कहा एक ही के नाम है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि दोनों ही दही निर्माण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया है, दही का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने कहा ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए हमने ईस्ट की बात की है, ठीक है। और ईस्ट जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फंजाई से, यानी कि कवक से बिलोंग करता है। आपने कहा इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन होता है। ये आपके पास बर्डिंग की प्रोसेस आती है जिसमें इसमें क्या देखा गया है, रिप्रोडक्शन देखा गया है। अब ईस्ट हमारी मदद कैसे करता है, हम ईस्ट को डालते हैं यहाँ पर जो डो होता है, जैसे कि आपने कहा ब्रेड का जो डो होता है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, या इडली का जो डो होता है उसमें आप ईस्ट को ऐड करते हैं, जिससे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेगा। क्योंकि डो क्या है, डो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म है। तो ये क्या करेगा, वहां पर ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज को जब तोड़ेगा तो क्या क्या चीज यहाँ पर बनती है, अपनी से अल्कोहल बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकलती है। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों ही डो से बाहर निकल जाते हैं। और आपने बोला कि जब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि गैस से बाहर निकलती है तो डो फूल जाता है, तो क्या हुआ, आपने कहा वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा था, यहाँ पे GIF देखा था। टाइम देखिए, ये एकदम से नहीं हुआ है, 3 घंटे का टाइम लगा है यहाँ पर इस आटे को इतना फूलने में। ऐसा एक्चुअल में होता है, आपने वीडियोस देखे होंगे, या हो सकता है कई बच्चों ने यहाँ पर ईस्ट को ऐड भी किया होगा, जिससे कि आटा जो है वो क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूज देखते हैं। सबसे पहले आपने बैक्टीरिया का यूज देखा है, फिर आपने देखा है यहाँ पे फंगस, यानी फंगस में किसका ध्यान रखिए, बैक्टीरिया पढ़ा है तो बैक्टीरिया में कौन सा बेनिफिट देखा है, एग्जाम्पल क्या लिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिया है। आपने फंगस पढ़ी है तो फंगस में कौन सा एग्जाम्पल लिया है, ईस्ट लिया है, जो हमारे क्या है, मित्र हैं, जो हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। चलो अब इससे क्वेश्चन आपके पास क्या आ सकते हैं, इसके पास क्वेश्चन आपके पास ये आते हैं कि ईस्ट को दो या आटे में, हम आटा ही लिख लेते हैं, आटा फूल क्यों जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ईस्ट को जब हम आटे में मिलाते हैं तो आटा फूल क्यों जाता है, ठीक है। आपने बोला यहाँ पर ईस्ट किस ग्रुप से संबंधित है, चलिए ग्रुप हम नहीं बोलेंगे, या हम ये बोलेंगे ईस्ट किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उदाहरण है, ईस्ट किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है। अब इसके बहुत सारे आंसर हैं। ईस्ट जो है वो एक ही कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ईस्ट क्या होता है, जो कवक है उससे क्या होता है, बिलोंग करता है। ये अलग अलग क्लास से हमने देखी थी, हमने कहा था एक क्लास ये है,
एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है। एक को हमने बैक्टीरिया कहा है, एक को हमने फंगस कहा है, एक को हमने एल्गी कहा है, एक को हमने प्रोटोजोन्स कहा है। बैक्टीरिया में आपने एलएबी की बात की है, ठीक है। फंगस में आपने ईस्ट की बात की है। तो आपने कहा जो ईस्ट है वो कौन से क्लास से या कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? आपने कहा फंगस से बिलोंग करता है, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े। आगे जो हम नेक्स्ट चीजें देखते हैं वो हमारे पास आता है यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनसे क्या बनती है? औषधि बनती है। जैसे बहुत सारी फंगस होती हैं जिनसे एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि आपने बात की यहाँ पे पेनिसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनसे एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग जो जीव हैं उनसे क्या होता है यहाँ पे जो मेडिसिन है वो बनती है। कुछ एग्जाम्पल आपके पास एंटीबायोटिक्स के आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और एजिथ्रोमाइसिन है। ये हमने बात कर ली थी। अब हमने कहा नेक्स्ट जो इसका फायदा होता है वो है टीकाकरण में। टीकाकरण को कुछ हमने समझा था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमने समझी थी। अब यहाँ से जो चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी हैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। टीकाकरण, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि टीकाकरण क्यों करवाया जाता है, क्या क्यों करवाया जाता है, क्या पढ़ा था हमने? ठीक है, टीकाकरण क्यों करवाया जाता है? आपने कहा इम्यूनिटी किसे कहते हैं? इम्यूनिटी के बारे में हमने बात की थी यहाँ पर, या रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं? आपने बोला जन्मजात जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे आप क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि एक तो होती है जन्मजात, एक होती है आपने कहा कृत्रिम होती है, जो एक्वायर्ड होती है, अर्जित कहते हैं। कृत्रिम नहीं कहेंगे लेकिन अर्जित कहेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा डब्ल्यूबीसी की इंपॉर्टेंस। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसी का विस्तारित नाम लिखिए। विस्तारित नाम का मतलब होता है फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डब्ल्यूबीसी की इंपॉर्टेंस। डब्ल्यूबीसी का महत्व बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबॉडी कब बनती है? एंटीबॉडी कब बनती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने सारे टॉपिक को कवर किया है। चलिए पहले इतने क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। चलिए आपने नोट कर लिए हैं तो आपके पास एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ये मैं हटा रही हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे। आपके पास क्वेश्चन आते हैं
प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य बताइए। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है। ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है। अब प्रतिरक्षा तंत्र को आप क्या कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब है यहाँ पर इम्यून सिस्टम। ठीक है, और जन्मजात प्रतिरक्षा का मतलब है यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं और जल्दी से इन क्वेश्चन को आपने नोट करना है और इसकी जल्दी से आपको रफ में आंसर भी लिख लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिए हैं तो यहाँ पर आपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो करते हैं मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में। ठीक है, अब होता है क्या, देखिए सॉइल में बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये हमने बात की थी। मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल को, और नाइट्रोजन साइकिल में हम पढ़ते हैं कि जो N2 है यहाँ पे, जो नाइट्रोजन गैस है, जो N2 है यहाँ पर, वो कन्वर्ट होती है NO2 एंड NO3 की फॉर्म में और वापस से कन्वर्ट हो जाती है N2 की फॉर्म में। अब ये साइकिल इतनी सिंपल नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बनता है, इससे पहले आपने कहा कि अमोनिया भी बनता है, यहाँ पर अमोनिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि N2 से नाइट्रेट और नाइट्राइट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर नाइट्राइट और नाइट्रेट से फिर से क्या होता है, N2 का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक साइकिल चलती रहती है। ऐसी साइकिल कैसे चली होगी, जब यहाँ पे क्या बने हैं, NO2 NO3 बने हैं, तो प्लांट जो है और जो एनिमल है दोनों ने कंज्यूम किया होगा इस फिक्स नाइट्रोजन को। सबसे पहले तो ये है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मैक्सिमम गैस है वो है नाइट्रोजन यहाँ पर, और नाइट्रोजन को हम N2 की फॉर्म में कभी भी कंज्यूम नहीं कर पाते हम, यानी कोई भी प्लांट और कोई भी जो यहाँ पर क्या है अपने का एनिमल्स है, क्योंकि हम अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। अब हमने कहा प्लांट को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, एनिमल्स को भी क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। नाइट्रोजन की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं, यहाँ पर आपने का नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कि नाइट्रोजन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए होगा, बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं फंक्शंस होते हैं नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होते हैं यहाँ पे, जो सेल है, सेल फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए सभी जीव जंतुओं को क्या होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यहाँ पे कंज्यूम नहीं किया जा सकता है, इन्हीं फॉर्म में कंज्यूम किया जा सकता है प्लांट के द्वारा। तो N2 को NO2 NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं।
जो क्या करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब आपने कहा ठीक है फिक्स कर लिया है, लेकिन NO2 NO3 से फिर से N2 कैसे बना? जो प्लांट्स जो एनिमल कंज्यूम कर रहे थे यहाँ पर NO2 NO3 को, उनकी डेथ जब होती है, उनकी डेड बॉडी जो होती है उसका क्या होता है यहाँ पे अपघटन होता है। जब यहाँ पे डिकम्पोज हो जाती है बॉडी तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में जो उन्होंने क्या किया था यहाँ पे कंज्यूम किया था, ये अगेन अपनी एक्चुअल फॉर्म में यानी कि N2 की फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है, जब आप साइकिल पढ़ेंगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हमने कहा कि क्या हुआ, सॉइल में क्या ऐड किया गया है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड की गई है। ठीक है, और नाइट्रोजन क्या आपने कहा पोषक तत्वों में से आता है, तो जितनी अच्छे से नाइट्रोजन वहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, उतनी ज्यादा नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलती है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो सॉइल है यहाँ पर वो क्या है, उसकी जो फर्टिलिटी आप कहिए या उसकी जो उपजाऊ क्षमता कहिए वो क्या है यहाँ पे अच्छी है। ठीक है, तो आपने कहा देयर आर सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम दैट आर प्रेजेंट इन सॉइल, यानी कि राइजोबियम जैसे कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होते हैं जनरली इन द roots of a leguminous plant that are capable of fixing the atmospheric nitrogen to enrich the soil with nitrogen which increase the fertility of the soil and add yield of crop। आपने आमतौर पर फलीदार पौधे की जड़ों में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, ठीक नहीं होगा, स्थिर करते हैं। क्या होगा, ठीक की जगह आप यहाँ पे स्थिर लिखेंगे, को स्थिर करने में सक्षम होते हैं ताकि मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध किया जा सके, और जो मिट्टी की उर्वरकता और फसल की उपज को बढ़ाता है। ठीक है, क्लियर है। अब रिवीजन है आपको, तो जल्दी से आपको सिर्फ रीड करना है, नोट नहीं करेंगे क्योंकि नोट्स आपने पहले यहाँ पे बनाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक यहाँ पे वो है पर्यावरण की सफाई। अब जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पर्यावरण की सफाई भी करते हैं, और ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है जो मिट्टी की फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। कैसे? आपने कहा कि कोई भी जो जैविक कचरा होता है, ठीक है, हमने कहा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, जैविक और अजैविक। और जो जैविक यहाँ पर जो कचरा होता है, जैविक कचरे में क्या क्या आते हैं, आपने कहा जो प्लांट्स होता है यहाँ पे, और प्लांट्स के जो भी रिमेन्स होते हैं, जैसे कि आपने कहा पत्तियां हो गई हैं, जैसे आपने कहा फल सब्जियां हो गई हैं, बचा हुआ खाना हो गया है, आपने कहा जो सूखा हुआ पेड़ होता है यानी कि जो लकड़ियां हो गई हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की जो डेड बॉडी होती है, एनिमल्स का जो एक्सक्रीटा होता है, ये सभी क्या है, जैविक कचरा है। अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पर जो भी कचरा आप डालते और उसका निपटान नहीं होता तो क्या होता। आपने ना जैविक कचरा, आपने देखा होगा कि जब कूड़ा गाड़ी आती है, और आपने ऐड भी देखे होंगे, इसको आपसे कहा जाता है कि जैविक कचरा और अजैविक कचरे को अलग अलग रखें, या गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग रखें। गीले से मतलब हमारा जैविक कचरे से ही होता है, क्योंकि जैविक कचरे का निपटन क्या हो जाता है, यहाँ पे खुद ब खुद जो सूक्ष्म जीव है वो कर देते हैं। आपने कहीं पे एक जगह पे ढेर लगा दी है जैविक कचरे की, वहां पर जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करेंगे, उनका अपघटन करेंगे। कैसे करेंगे, वो उन्हें अपने वो उस कचरे को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार से जो कचरा है वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। तो वो क्या होती है, आपने कहा वो बहुत ज्यादा यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, वहां पे क्या है, जो मिट्टी की जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाती है। उपजाऊ क्षमता हमने क्या बोली थी, किसी मिट्टी में जो फसल है वो कितनी अच्छे से ग्रो हो पा रही है, वो क्या है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो ये सारी सभी चीजें हमने क्या की है, डिस्कस की है। अब हमने कहा एक तो क्या हो गया है, हमारा पर्यावरण साफ हो गया है, स्वच्छ हो गया है। दूसरा क्या हो गया है, यहाँ पे जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता अगेन यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है,
तो क्या आपने पढ़ा, आपने कहा सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज दैट ऑर्गेनिक मैटर एंड convert them into a simpler substances or manure that can be reused for animals or plants, making environment clean। क्या बोला हमने, कुछ सूक्ष्म जीवों में मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और उन्हें सरल पदार्थों या खाद में परिवर्तित करने की क्षमता होती है, जिसे जानवर या पौधे के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, तो वो जो परिवर्तित मिट्टी थी उसे हम खाद का नाम यहाँ पर दे देते हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्या आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं, कुछ यूज आते हैं किसके, सूक्ष्म जीवों के। तो चलिए रीड कर लेना है। अगेन मैं कह रही हूँ नोट नहीं करना है, क्योंकि आपने नोट किया होगा, रिवीजन में आपने सिर्फ रीड करना है यहाँ पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और ये हमने बात की है किसके बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। ठीक है, अब ये आपको प्रोसेस बता रही थी कि कैसे यहाँ पर क्या होता है, कोई एक डेड बॉडी है एनिमल की, और कैसे जो सूक्ष्म जीव है उसका अपघटन करते हैं। अब ये प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होती है जितना कि आपको यहाँ पे GIF में दिखा रखा है। यहाँ इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एट लास्ट जो डेड बॉडी है वो मिट्टी में परिवर्तित यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ पे। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होते हैं यहाँ पर। और आपने कहा सबसे पहले हार्मफुल इफेक्ट में क्या आते हैं, आपने कहा बीमारियां आती हैं, अलग अलग प्रकार के जो बीमारियां होती हैं वो कॉज होती हैं, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, कुछ फंगस के द्वारा होती हैं, कुछ प्रोटोजोन्स के द्वारा होती हैं, और अगर हम सूक्ष्म जीवों के अलावा बात करें तो वायरस के द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अब कुछ बैक्टीरिया तो आपने देखे थे जो आपकी मदद कर रहे थे, कुछ बैक्टीरिया आप देख रहे हैं कि जो आपको क्या करेंगे, बीमार करेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर मलेरिया के बारे में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं डेंगू के बारे में, तो आपने कहा मलेरिया क्या, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये कैरियर होती हैं ऑफ मलेरिया कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, एंड डेंगू अगर हम कहें तो फीमेल एडीज मॉस्किटो जो होती हैं वो कैरियर होती हैं कॉल्ड फ्लैविवायरस। क्लियर है। अब एक चार्ट हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चार्ट सबसे बेस्ट है आपका। आपने कहा कुछ डिजीज हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में TB कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हवा के द्वारा फैलता है। मीजल्स है, वायरस के द्वारा होता है, हवा के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स है, वायरस के द्वारा होता है, हवा के द्वारा फैलता है। पोलियो है, वायरस से होता है, हवा और कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलता है। ठीक है, कोलेरा है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है और पानी और खाने से फैलता है। टाइफाइड है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस B है, वायरस के द्वारा होता है, पानी से फैलता है। मलेरिया है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, मॉस्किटो से फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस जो है वो प्रोटोजोआ से होता है और TSC फ्लाई से यहाँ पर फैलता है। अब ये टेबल आपने बना रखी होगी जब हमने यहाँ पे चैप्टर पढ़ा था, आप इस टेबल को फिर से रिवाइज कर लेंगे। हार्मफुल इफेक्ट में आपको, अगर आपने इतना कर लिया इनफ है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन यहाँ पर आपके ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तो चलिए आज हमने चैप्टर के कुछ जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे रिवाइज किए। आई होप आपके जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।